हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कल रोटेशनल मोशन। उसमें आगे बढ़ते हैं। रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास और उसका मोशन हमने देख लिया था, किस तरह से मोमेंटम और फोर्स चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का जब उसके ऊपर कोई रोटेशनल फोर्स लग रहा हो। आज हम देखते हैं टॉर्क क्या होता है। कल एक होमवर्क भी दिया था आपको कि टॉर्क मतलब होमवर्क ये था कि आपको पता लगाना था कि दरवाजे का जो हैंडल होता है, डोर का हैंडल, वो दरवाजे से थोड़ा सा दूर पे क्यों होता है, बिल्कुल जहाँ पर आपका हिंज लगा होता है, जहाँ पर एंगल होता है उसके पास क्यों नहीं होता है। और एक होमवर्क दिया था कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है उसकी लेंथ ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, कम क्यों नहीं, मतलब कम छोटा अगर स्क्रू ड्राइवर होगा तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर लंबा होगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा या कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाने के लिए बोला था। उसका आंसर है आपके लिए आज टॉर्क। क्या है उसका आंसर? टॉर्क। अब टॉर्क कैसे है उसकी बात करें तो टॉर्क जनरली क्या होता है, कोई भी अगर आप ऐसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो जो बॉडी फ्री टू रोटेट है, मतलब जो बॉडी रोटेट करने के लिए फ्री है कि बस अब इस पर फोर्स लगाया और वो रोटेट कर जाए, तो उसके ऊपर जो फोर्स का इफ़ेक्ट होता है, फोर्स का वो वाला इफ़ेक्ट जिसकी वजह से कोई भी बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेट करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से या तो रोटेट करना शुरू कर दे या और शब्दों में बोले तो क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर रोटेशन का इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस होए उसको हम बोलते हैं टॉर्क। मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्स ही होता है एक तरह से। टॉर्क भी क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ही हो जाएगा कि फोर्स का वो इफेक्ट जिसकी वजह से रोटेशन प्रोड्यूस हो जाए, दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन। पूरा लिख लेते हैं, दैट प्रोड्यूसेस रोटेशन। अगर हम बात करें, आप किसी बॉडी के ऊपर, किसी बॉडी का अगर हम मान लें कि जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो, मान लीजिए एक ये रिजिड बॉडी है, इस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हो एफ, इसके सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है आर, और इन दोनों के बीच में एंगल है सपोज थीटा। क्या है इन दोनों के बीच में एंगल? थीटा। तो आपका जो टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाउ वो होता है आर क्रॉस एफ के बराबर, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दी पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास एंड दी पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, उसका पोजीशन वेक्टर साथ में क्रॉस प्रोडक्ट उसके साथ किसका, फोर्स का, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते तो आप और क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा। ये आपका हो गया उसका टॉर्क का न्यूमेरिकल एनालिसिस के किस तरह से टॉर्क को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास फोर्स है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, हमारे पास क्या है साथ में, उसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, साथ में उन दोनों के बीच का एंगल भी पता ही है, तब हम कैसे निकालेंगे वो आपको बता दिया। अब अगर इसमें हम बात करें कि अगर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, या फिर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाए, 180 डिग्रीज। मतलब क्या हो जाए कि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो कहाँ लगे, उस रिजिड बॉडी के लिए उसके सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर पैरेलल डायरेक्शन में अगर लगेगा, पैरेलल में क्या हो सकता है, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट में हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, टाउ कितना हो जाएगा। आप देखिए आर एफ साइन 0 या साइन 180, साइन 0 या फिर साइन 180। अगर हम बात करें साइन 180 या साइन 0 की, तो वो वैल्यू क्या होगी, साइन 0 या साइन 180 की, साइन 0 या साइन 180 इज व्हाट, 0। तो आर इंटू एफ इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा, या 180 भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा 0। तो टॉर्क क्या लगेगा, 0। दूसरी बात करते हैं कि अगर थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो टाउ कितना हो जाएगा, आर इंटू एफ इंटू साइन 90 1। तो साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू क्या, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन 90 टॉर्क टाउ की भी मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब साइन क्या हो, मैक्सिमम। तो आर एफ ये मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क होती है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाएं और वो मैक्सिमम टॉर्क के साथ रोटेट करना शुरू करे, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे कि आप इस तरह से फोर्स लगाइए कि आपका सेंटर ऑफ मास वाला रेडियल वेक्टर और फोर्स का वेक्टर क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। इसीलिए जब आप दरवाजे को खोलते हो तो आपको बोला जाता है दरवाजे के सामने जाकर खोलो उसको। ऐसा नहीं कि दरवाजे की तरफ अगर आप धक्का लगाओगे हिंज की तरफ या एंगल की तरफ तो भी आपको रोटेट नहीं होगा दरवाजे। दरवाजे को आप अपनी तरफ खींचोगे तो भी रोटेट नहीं होगा, लेकिन दरवाजे को आपने आगे की तरफ पुश किया, मीन्स 90 डिग्री पर अगर एंगल लगा, फोर्स लगाया, तो वो उसको रोटेट करवा देगा। अब आपके मन में वो भी बात है कि सर हमको जवाब तो मिला ही नहीं कि दरवाजे का एंगल जो आपको हैंडल होता है खोलने के लिए वो एंगल के पास या हिंज के पास केवल नहीं लगाया जाता है और इतने दूर क्यों लगाया जाता है। वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आप उस आर को, जो आर आ रही है उस आर को आप मैक्सिमम कर सकें। डिस्टेंस को आपने बढ़ा दिया तो टॉर्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। टॉर्क बढ़ गया इसका मतलब दरवाज़ा आसानी से रोटेट हो पाएगा। सेम केस होता है स्क्रू ड्राइवर की वजह, स्क्रू ड्राइवर के लिए कि आपने अगर बढ़ा दिया उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका टॉर्क बढ़ जाएगा और आसान हो जाएगा आपके लिए उसको रोटेट करवाना।
नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है, वो आती है एंगुलर मोमेंटम। क्या आती है? एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करें अगर एंगुलर मोमेंटम की, तो लीनियर मोमेंटम उसके पहले आपको पता होना चाहिए था। लीनियर मोमेंटम क्या होता था? लीनियर मोमेंटम P इज़ गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी। और क्या बताता था ये कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना लीनियर मोशन का कंटेंट है। उस समय मैंने सिर्फ मोशन बताया था क्योंकि उस समय हमारे पास कोई दूसरा मोशन था नहीं, सिर्फ लीनियर था। अब हमारे पास रोटेशनल मोशन भी आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा कि किसी बॉडी के अंदर कितना रोटेशनल मोशन कंटेंट है, रिप्रेजेंट किया जाता है L से। अगर देखो लीनियर मोमेंटम था तो वेलोसिटी भी लीनियर ली थी। एंगुलर मोमेंटम आ गया तो वेलोसिटी को भी क्या लेना चाहिए आपको? एंगुलर लेना चाहिए, ओमेगा। तो एम, ओमेगा क्या आता था? V क्रॉस आर या आर क्रॉस वी लिखते थे हम उसको। यहाँ से आपको मिल जाएगा लीनियर एंगुलर मोमेंटम L शुड बी इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता था? V और R के बीच में एंगल। ये आपको इक्वेशन याद रखना है, या याद हो ही जाएगी, उसमें कोई सब बड़ा नहीं है। एम वी आपको पता था, आर साइन थीटा साथ में लग गया क्योंकि वो एंगुलर में चला गया। अब बात आती है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं सर एंगुलर मोमेंटम, हमको क्या काम का? भैया आपके लिए काम का है, आपको पता चलेगा इससे कि किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है। अगर मैं बोलूँ कि आप के अंदर इतना मोमेंटम है तो इसका मतलब ये होगा, मान लो आपको बोल दूँ कि आपके अंदर इतना मोमेंटम है कि आप अगर लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट करते तो इतना मोमेंटम लेके चलना पड़ेगा ताकि आप 5 मीटर या 6 मीटर का जंप ले पाएँ। तो वही चीज़ एंगुलर मोमेंटम के साथ भी होगी कि आपको अगर किसी बॉडी को रोटेट कराना है, रोटेट हम चाहते हैं कि बहुत देर तक रोटेट करता रहे, तो वो एंगुलर मोमेंटम उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो उसके अंदर रोटेशन का ऑलरेडी उसके अंदर कुछ कंटेन हो कि हाँ भैया इतना रोटेट मैं अभी भी कर सकता हूँ। इसीलिए हमको एंगुलर मोमेंटम पढ़ने की ज़रूरत है। आगे बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क। दो चीज़ें पढ़ी आज हमने, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होता होगा। आप बोल रहे होंगे सर, मैं बोलूँगा बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। वो क्या होता है रिलेशन? एल को आप क्या करिए, एल को क्या लिखा आपने अभी तक? एम वी आर साइन थीटा लिखा, या एम इंटू आर क्रॉस भी लिख देते हैं। काम करते हैं इसको, एम इंटू आर क्रॉस भी लिख देते हैं। क्या कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो क्या मिल जाएगा? एम इंटू, एम को बाहर ही ले लीजिए, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस वी प्लस डी वी बाई डी टी क्रॉस आर। क्यों करा ये मैंने दो बार क्यों लिखा? जो मैथमेटिक्स वाले उनको थोड़ा पता होगा, और फिजिक्स वाले को भी मैंने शुरुआत में बताया था कि जब आप किसी दो ऐसे फंक्शंस का मल्टीप्लाई करते हो जो खुद टाइम का डिपेंडेंट है, उनको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो क्या होता है, मतलब लिख के बताता हूँ। डी बाई डी टी ऑफ यू इंटू वी अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है? डी यू बाई डी टी फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड कॉन्स्टेंट प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन इंटू फर्स्ट कॉन्स्टेंट यू कॉन्स्टेंट। बस वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दी। सेकंड का डिफरेंशिएशन करा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करा, सेकंड को कांस्टेंट रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट करा, फिर उसको फर्स्ट को कांस्टेंट रखा, दोनों को ऐड कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसके। डी एल बाई डी टी तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। एम बाहर है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते। डी आर बाई डी टी क्या होता है आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसकी डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, वो क्या होता था? वेलोसिटी। तो वी क्रॉस वी प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी क्या होता था? एक्सेलरेशन। इसको क्या लिख दिया? ए क्रॉस आर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। वी क्रॉस वी क्या हो जाएगा? दो सेम वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सेम है मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। सेम ही लोगे ना, तो सेम लोगों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर ये एंगल 0 होगा तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। इसका मतलब डी एल बाई डी टी अगर मैं बोलूँ तो आप क्या लिखोगे? एम इंटू ए क्रॉस आर। आगे हम बात करें एम इंटू ए को आपने अभी तक पढ़ा ही होगा, एफ इज इक्वल्स टू एम ए फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो डी एल बाई डी टी आपके लिए हो गया एम इंटू ए इज वॉट? फोर्स एफ क्रॉस आर, या हम क्या लिख सकते हैं? आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा आर क्रॉस एफ क्या होता है? टॉर्क टाउ। तो डी एल बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द टॉर्क अप्लाइड ऑन दी रिजिड बॉडी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्या बोलता है वो? हमने लीनियर मोमेंटम जब पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखा था कि जब तक हम किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक आपका मोमेंटम क्या रहता था? कंजर्व्ड। यहाँ पर वो चीज़ क्या हो जाएगी कि जब तक आप किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाओगे, मतलब अगर टाउ 0 होता है तो आपका एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज डी एल बाई डी टी क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स अगर टाउ को हमने नहीं लगाया, इफ टाउ इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स डी एल बाई डी टी 0 हो जाएगा। मीन्स एंगुलर मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ अब चेंज नहीं हो रहा है। और अगर एंगुलर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो हम क्या बोल सकते हैं? एल इज कॉन्स्टेंट या फिर कंजर्व्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आपके पास आ गया। आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है, ज़्यादा इतना ही पढ़ना चाहिए एक दिन में जितना आप एब्जॉर्व कर पाए। तो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। कल हम आगे बढ़ेंगे और
मूवमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो होता था कपल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।